Hello everyone, myself Nishu Arya. We are back on our YouTube channel Chemistry. Today we are going to start organic chemistry. In organic chemistry we will be doing isomerism. So before we start with our topic, please do like, share and subscribe the channel, and please share it further so that others can also see the video. Let's start with our topic, isomerism. Isomerism is the process of writing isomers. And what are isomers? Isomers are the compounds which have same molecular formula but differ in at least one property. बच्चे isomers बहुत सारे टाइप के होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर कई सारी कैटेगरीज लाइक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स. इसमें से अब अगर हम बात करें आइसोमर्स होते क्या हैं, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी डिफर कर जाए, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, आइसोमर्स. अगर हम वर्ड आइसोमर्स का मीनिंग देखें तो वर्ड आइसोमर, आइसो वर्ड का मीनिंग होता है इक्वल, मर वर्ड का मीनिंग होता है पार्ट्स. तो आइसोमर्स क्या हो गए, कंपाउंड्स हैविंग इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे इक्वल पार्ट्स से हमारा क्या मतलब है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेम. मतलब अगर कोई कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंटेन कर रहा है तो उनका नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अगर उनका नंबर सेम है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स. अब ये जो आइसोमेरिज्म है ये फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. ऐसे बच्चे आइसोमेरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वेरी फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है कि ओवरऑल जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चर यानी कि ऐसा हो सकता है कि कुछ बॉन्ड्स, अगर हम बात करें आपके प्रोपेन 1 ऑल की, प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मूला होगा C3H7OH. कंपाउंड कैसा होगा, 3 कार्बन की चेन है, इधर OH जुड़ा हुआ है, H2 H2 H2. अब इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में फर्स्ट कार्बन के पास क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच है. और प्रोपेन, इफ वी ड्रॉ प्रोपेन 2 ऑल, तो in its structural formula hydroxide group is attached to second carbon atom. देखो बच्चे दोनों ही कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H7OH, बट फर्स्ट के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हाइड्रोक्साइड ग्रुप इज अटैच्ड ऑन फर्स्ट कार्बन एंड इन सेकंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हाइड्रोक्साइड ग्रुप इज अटैच्ड ऑन second carbon atom. So structural formula is basically the exact positions of the elements. And molecular formula is the overall sum of the elements which are involved in a compound. So structural formula, structural isomerism is a process in which compounds have same molecular formula but differ in structural formula. Stereo isomerism. Stereo isomerism क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है कि जब कंपाउंड्स के आसपास उनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर कर दिया जाए. स्पेशियल अरेंजमेंट का क्या मतलब है, जैसे देखो बच्चे अगर हम बात करें एक कार्बन एटम की, तो कार्बन की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल. ये 4 पोजीशंस है कार्बन की. अब यहाँ पे कोई 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है. एक बार यहाँ पे अटैच था CH3, यहाँ अटैच था C2H5, यहाँ था H और यहाँ था OH. अब इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच थे. दिस H इज कमिंग टूवर्ड्स यू और ये OH क्या है, बैक साइड का बोर्ड जा रहा है. अगर मैं इनकी सिर्फ पोजीशन चेंज कर देती हूँ इसके अराउंड, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोला जाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. मतलब जो ग्रुप किसी एटम के साथ अटैच है वो ग्रुप्स चेंज नहीं होने
वाला है, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज होने वाली है, उनकी ओरिएंटेशन चेंज होने वाली है। ऐसे जो आइसोमेरिज्म जनरेट होता है उसे बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब आसपास वो जैसे जुड़े हुए हैं उसका अरेंजमेंट डिफर कर जाएगा बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा? सेम होगा। अब देखो बच्चे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज: चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामर्स और टोटोमर्स। ऐसे ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी जो है फर्दर दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कन्फिग्रेशनल उन आइसोमर्स को बोला जाता है जो दो कंपाउंड्स को हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, तो ये कैसे हैं? सेपरेबल। दीज कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, जैसे RS कन्फिग्रेशन, जिसे हम सेपरेट नहीं कर पाते। जैसे आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ किंग स्ट्रक्चर, किंग क्राउन स्ट्रक्चर, हाफ चेयर फॉर्म, फुल चेयर फॉर्म, तो इन्हें सेपरेट करना क्या है? डिफिकल्ट है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनको सेपरेट करना एक दूसरे से डिफिकल्ट है। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है: डायस्टोमर्स एंड इनैंशोमर्स। डायस्टोमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर्स का पेयर जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। इसके अंदर कौन सी कैटेगरी आती है हमारी? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी आते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में जैसे सिस ट्रांसफॉर्म एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती। सिन एंटीफॉर्म एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती। EZ फॉर्म दे आर आल्सो नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, ये किसके अंडर आते हैं? डायस्टोमर्स के। इनैंशोमर्स ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? इनैंशोमर्स। हमारे मोस्ट ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स किस कैटेगरी में आते हैं? इनैंशोमर्स। दो देयर आर फ्यू कंपाउंड्स व्हिच कम इन अंडर डायस्टोमर्स आल्सो, लाइक मेसोमर्स। मेसोमर्स किसके अंडर आते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर आते हैं। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म which we will be studying in the next video, part 2. Today in detail we will be studying structural isomerism. Okay bachche, let's start. Today we are going to do structural isomerism. What is structural isomerism? Structural isomerism is the process of writing structural isomers. Structural isomers को लिखने का जो process है उसे बोला जाता है structural isomerism. और structural isomers हैं क्या? Structural isomers are compounds which have same molecular formula but differ in structural formula. अब देखो बच्चे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सबसे फर्स्ट कैटेगरी है आपकी चेन आइसोमर्स। व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आइसोमर्स in which the main chain of compound is not same. For example, देखो जैसे हम लिख के देखते हैं पेंटेन के चेन आइसोमर्स, तो चेन आइसोमर्स में होता क्या है? जो मेन चेन होती है वो सेम नहीं रहती। पेंटेन यानी कि 5 कार्बन की चेन। अब देखो एक तरीका है कि हम 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन अटैच करें, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका पेंटेन। इसका कॉमन नेम एन पेंटेन, IUPAC नेम पेंटेन। और अब हम क्या कर सकते हैं? 4 कार्बन की मेन चेन हो और एक कार्बन जो है वो ब्रांच चेन की तरह अटैच हो जाए। कॉमन नेम आइसोपेंटेन, IUPAC नेम 2-methyl butane. So the main chain, जो मेन चेन है वो चेंज हो जाती है, तो ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है चेन आइसोमर्स। और पेंटेन के कितने चेन आइसोमर्स बन सकते हैं? और पेंटेन का बन सकता है एक और चेन आइसोमर, जिसके अंदर अब हम क्या करें? कार्बन चेन को और स्प्लिट कर देंगे।
जैसे ये देखो बच्चे CH3 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 CH3, कार्बन के साथ 4 CH3 अटैच है। ये कार्बन कैसी है? क्वाटरनरी कार्बन। इसका इस कंपाउंड का कॉमन नेम नियोपेंटेन। इसी कंपाउंड का IUPAC नेम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। So if the molecular formula is same but the main chain of the compound is not same, then this type of isomers are known as chain isomers। बच्चे इसी तरीके से जैसे अब हमने पेंटेन के चेन आइसोमर्स लिखे, इसी तरीके से हम ब्यूटेन के भी चेन आइसोमर्स लिख सकते हैं। अब अगर हम ब्यूटेन के लिए आइसोमर्स लिखते हैं तो ब्यूट यानी कि 4 कार्बन की मेन चेन, 1 2 3 4। एक तो मेथड है कि हम 4 कार्बन को ऐसे अटैच कर दें, और क्या मेथड है? 3 कार्बन की मेन चेन और एक ब्रांच। इस कंपाउंड का नाम क्या है? ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? 2-मिथाइल प्रोपेन। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी में ये दोनों डिफर कर रहे हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। ऐसे ही हम लोग किसके आइसोमर्स भी लिख सकते हैं? हम लोग हेक्सेन के आइसोमर्स भी लिख सकते हैं। हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन की चेन, तो 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट मेथड 6 कार्बन को हमने स्ट्रेट चेन में अटैच कर दिया, और अब हम क्या कर सकते हैं? 5 कार्बन की मेन चेन और एक ब्रांच चेन, और क्या कर सकते हैं? 4 कार्बन की मेन चेन और 2 ब्रांच चेन। तो ये किसके आइसोमर्स हो गए? ये हो गए ब्यूटेन के आइसोमर्स। ये किसके आइसोमर्स हो गए? हेक्सेन के आइसोमर्स। चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आइसोमर्स इन विच द मेन चेन ऑफ कंपाउंड इज चेंजिंग बट द ओवरऑल कार्बन एटम रिमेन सेम। दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स डिफर इन द बॉइलिंग पॉइंट। आप लोगों ने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट 2-मिथाइल प्रोपेन से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे ही हमारी लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है तो उस मॉलिक्यूल को वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। So with increase in number of carbon atom in main chain, the value of boiling point increases. That is the one which is having straight chain structure. जिसका straight chain जैसा structure है उसका boiling point की value ज्यादा होगी in comparison to the one which is having branch chains. जिसके साथ branch chain जुड़ी है उसकी boiling point की value कम होगी। Next isomerism क्या है आपका? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसकी पोजीशन डिफर कर जाए। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूएंट कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है जैसे कि NO2। सब्स्टिट्यूएंट कोई आपका अल्काइल ग्रुप हो सकता है जैसे कि CH3। सब्स्टिट्यूएंट आपका जो है कोई डबल बॉन्ड हो सकता है अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए। तो इस तरह से जो आइसोमेरिज्म जनरेट होता है उसे क्या बोला जाता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि अगर मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल दूं तो अभी भी जब हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंसीडर किया था तो इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रोपेनॉल का। प्रोपेनॉल में देखो बच्चे फर्स्ट वे कि प्रोपेनॉल में जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो किस पे अटैच है? फर्स्ट कार्बन पे। सेकेंड केस मैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप की पोजीशन चेंज करूं तो अब ये क्या हो गया? प्रोपेन 1-ऑल। ये क्या कंपाउंड है आपका? प्रोपेन 2-ऑल। तो जो पोजीशन है हाइड्रोक्साइड ग्रुप की उसके चेंज होने से इस टाइप का आइसोमेरिज्म जनरेट हुआ है। इस आइसोमेरिज्म को बोला जाता है पोजीशनल आइसोमेरिज्म। देखो बच्चे जैसे अगर हम हेक्सेन के आइसोमर्स लिखें तो हेक्सेन के आइसोमर्स क्या हो सकते हैं? एक फर्स्ट वे कि 6 कार्बन की सीधी चेन अटैच है हेक्सेन, और अब हम क्या कर सकते हैं कि 5 कार्बन की आपकी स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच चेन लगी हुई है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे आइसोमर्स हैं? चेन आइसोमर्स। देखो मेन चेन चेंज हो गई। यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन आइटम की थी? 6 कार्बन आइटम की। यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन आइटम की है? 5 कार्बन आइटम की। सो इफ द मेन चेन इज चेंजिंग तो उस आइसोमेरिज्म को क्या बोला जाता है? चेन आइसोमर्स। और अब हम क्या कर सकते हैं? अभी CH3 यानी कि ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा वो किस कार्बन पे अटैच है? सेकंड कार्बन पे।
अल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर सकती हूँ। ऐसे मैं अटैच कर दूं, 5 कार्बन की चेन है और यहाँ पे एक CH3 अटैच है। ये और ये दोनों कंपाउंड्स, फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ कैसे आइसोमर्स हैं? चेन आइसोमर्स। सेकंड और थर्ड कंपाउंड एक दूसरे के साथ कैसे आइसोमर्स है? पोजीशन आइसोमर्स। तो देखो यहाँ से एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें मेन चेन जो है वो कार्बन की डिफर कर जाए। और पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज कर जाए। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट से हमारा मतलब है कि जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, जो आपकी ब्रांच चेन अटैच है चाहे उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, या फिर अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता और उसकी पोजीशन चेंज हो सकती थी। जैसे कि अगर हम आइसोमर्स लिखें ब्यूटीन के लिए, देखो बच्चे ब्यूटीन के आइसोमर्स क्या होते हैं? यहाँ पे आपके ब्यूटीन यानी कि 4 कार्बन की चेन विद डबल बॉन्ड, 1 2 3 4। एक मेथड ये हो सकता है ब्यूट 1-ene, हाइड्रोजन की बैलेंस से सेटिस्फाई कर देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो C4 3 to 5 6 और 2 8 H8। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है आपका? C4H8। और सेकंड केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड था इसकी हमने पोजीशन चेंज कर दी। अभी भी देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H8। इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोला जाता है? पोजीशनल आइसोमेरिज्म। अगर आपने सिर्फ पोजीशन चाहे डबल बॉन्ड की, चाहे अल्काइल ग्रुप की या फिर फंक्शनल ग्रुप की सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी, तो इस तरह से जो आइसोमेरिज्म जनरेट होता है उसे बोला जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट कैटेगरी है देखिए आपकी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? व्हेन वन कंपाउंड इज इन फॉर्म ऑफ रिंग, एक कंपाउंड रिंग के फॉर्म में है एंड अदर इज इन फॉर्म ऑफ चेन, दूसरा किस फॉर्म में? स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है। और अगर उन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं C4H8 के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? अब देखो C4H8 जनरल फार्मूला कैसा है? CnH2n। CnH2n किस का फार्मूला होता है? CnH2n एक तो आपका फार्मूला होता है एल्कीन्स का, दूसरा आपका फार्मूला किसका होता है? साइक्लोएल्केन्स का। तो ये एक दूसरे के साथ कैसा आइसोमर्स शो कर सकते हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। पहली वे कि मैं 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाऊं और उसमें क्या लगा दें? हम डबल बॉन्ड अटैच करें। हाइड्रोजन सेटिस्फाई करिए H2H3। ये क्या होगा? आपका ब्यूट 1-ene। और इसके और आइसोमर्स क्या हो सकते हैं? मैंने 4 कार्बन की एक रिंग बना दी। अब ये जो रिंग है ये बेसिकली ऐसे जुड़ी हुई है, देखो ऐसे 4 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे 2 हाइड्रोजन। तो अब देखिए बच्चे ये एक दूसरे के साथ, ये दोनों कंपाउंड, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H8। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक कंपाउंड हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपने ये 4 कार्बन की रिंग बनाई, अब आप रिंग के अंदर कार्बन आइटम डिक्रीज करके देख सकते हो। 3 कार्बन की रिंग हो गई, एक ब्रांच चेन अटैच है। ये भी इन दोनों के साथ कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ऐसे ही जैसे अब हमने C4H8 के लिए आइसोमर्स लिखे हैं, ऐसे ही आप आइसोमर्स C5H10 के लिए भी लिख सकते हैं। देखो अगर अब हमारा फार्मूला होता C5H10, C5H10 फर्स्ट में 5 कार्बन की मैंने स्ट्रेट चेन बनाई और इस पोजीशन पे क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। और क्या कर सकती हूँ? 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई मैंने और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी। ये क्या है? पेंट 1-ene। ये क्या है? पेंट 2-ene। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे आइसोमर्स हैं? पोजीशनल आइसोमर्स। ये एक दूसरे के साथ हो गए पोजीशनल आइसोमर्स। और क्या कर सकते थे? अब 5 कार्बन की मैंने साइकिल फॉर्म की,
और हम क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन की साइकिल और 1 ब्रांच चेन, या फिर 3 कार्बन की साइकिल और 2 ब्रांच चेन। दोनों ब्रांच चेन सेम पोजीशन पे है। अगली बारी देखो, 3 कार्बन की साइकिल और दोनों ब्रांच चेन की पोजीशन चेंज करो। और क्या कर सकती थी, 3 कार्बन की साइकिल, और जैसे पहले यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल अटैच कर रहे थे, अब क्या अटैच कर रहे, इथाइल अटैच कर रहे। देखो आपको जहां पे डाउट जा रहा है वहां पे हम कार्बन काउंट करके उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। देखो सी 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 सी, 4 कार्बन आइटम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 1 कार्बन आइटम जिसके साथ 1 हाइड्रोजन है और 1 CH3 अटैच है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर से क्या हो गया, C5H10। बना के देख सकते हैं, ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है आपका, 4 कार्बन की चेन, 1 ब्रांच चेन, 4 कार्बन की साइकिल और 1 ब्रांच चेन। वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, इसके साथ H2 ऐड होगा, वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, H2 ऐड होगा, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, H2 ऐड होगा, 3 बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं, H ऐड होगा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, H3 ऐड होगा। देखिए अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। तो ये सब एक दूसरे के साथ कैसे आइसोमर्स हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। अब इसी के केस में हम इसके चेन आइसोमर्स भी बना सकते थे। C5H10 के चेन आइसोमर्स क्या हो जाएंगे कि जैसे आपने ये 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना के यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच किया था, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना के यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड अटैच किया था, मैं क्या कर सकती हूँ कि इस कार्बन के को किसकी तरह अटैच कर सकते हैं, ब्रांच चेन की तरह। ये अब इसके साथ कैसा आइसोमर है, चेन आइसोमर, क्योंकि क्या चेंज हो गई उसकी, सिर्फ मेन चेन चेंज हो गई। और अब हम इस स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो ये CH3 अटैच किया इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो अब वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे आइसोमर्स हैं, पोजीशनल आइसोमर्स। देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ पोजीशनल आइसोमर्स, सिर्फ पोजीशन डबल बॉन्ड की चेंज हुई है। यहाँ पे ये चेन की फॉर्म में और ये किस फॉर्म में, सारे कंपाउंड्स रिंग की फॉर्म में है, तो ये एक दूसरे के साथ रिंग चेन आइसोमर्स। ये 5 स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ कैसा आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, चेन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। अब देखो किसी कंपाउंड की हमने मेन चेन स्प्लिट कर दी, तो ये उसके साथ कैसा आइसोमरिज्म शो कर रहा है, चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा है। हमने क्या किया, वो जो ब्रांच चेन थी उसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसा आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, पोजीशनल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। तो बच्चे ये कंसेप्ट होता है पोजीशनल आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म और रिंग चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, अगर आपने मेन चेन को तोड़ के कुछ ब्रांच चेन्स अटैच कर दी, तो देन दैट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज नोन एज चेन आइसोमरिज्म। पोजीशनल आइसोमरिज्म, अगर आपने सिर्फ पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट भी चेंज कर दी, तो वो आइसोमरिज्म होता है पोजीशनल आइसोमरिज्म। जैसे इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड का नाम है आपका 3-मिथाइल ब्यूट 1E, और इस कंपाउंड का नाम है आपका 2-मिथाइल ब्यूट 1E. So the position of methyl group is changing, so they are known as positional isomers. See, this compound is pent 1E and this one is pent 2E. So the position of only double bond is changing, so they two are positional isomers of each other. Similarly, if you see this compound, this is cyclopentane, or this one is 1-methyl cyclobutane. So the main change is changing, so they both are chain isomers of each other. इसमें देखो मेन चेन पहले कितने कार्बन आइटम की थी, 5 कार्बन आइटम की थी, इसमें मेन चेन कितने कार्बन आइटम की रह गई, 4 कार्बन आइटम की रह गई। तो सिर्फ मेन चेन जो है वो चेंज हो रही है। इस तरह के आइसोमर्स को बोला जाता है चेन आइसोमर्स। सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दिस वन 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, लास्ट वन 1-इथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो जो ये दोनों हैं, ये दोनों जो है स्पेशली ये दोनों क्या है एक दूसरे के साथ पोजीशनल आइसोमर्स। ये कौन सा आइसोमरिज्म शो कर रहा है, ये भी आपका शो कर रहा है चेन आइसोमरिज्म। ओवरऑल ये कंपाउंड्स, ये 5 साइक्लिक कंपाउंड्स
पेंटीन के साथ और उनके साथ कैसा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये कंपाउंड चेन की फॉर्म में है, ये कंपाउंड रिंग की फॉर्म में है। तो जब एक कंपाउंड रिंग की फॉर्म में और दूसरा चेन की फॉर्म में हो तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखिए बच्चे नेक्स्ट कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाए, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। If the process of writing functional group isomers is known as functional group isomerism. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वेरी फर्स्ट कैटेगरी इसके अंदर क्या हो सकती है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एक दूसरे के साथ कैसा आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो बच्चे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कीटोन में अगर इसी का एग्जांपल लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तीन दोनों कंपाउंड्स का, C3 3 2 5 and 1 6 H6O। ये कैसा है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C3H6O। सिमिलरली इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए C3H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो डिफर कर गया। इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो ये आइसोमेरिज्म दिखाती है, जिसमें से सबसे फर्स्ट कैटेगरी जैसे आपने यहाँ पे मेंशन की एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सेकंड कैटेगरी देखो क्या हो सकती है, सेकंड कैटेगरी हो सकती है अल्कोहल्स एंड ईथर्स। जैसे देखिए बच्चे CH3 CH2OH क्या है ये, इथेनॉल। और CH3OCH3 ये क्या है आपका, मिथॉक्सी मीथेन। दोनों का ही अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो दोनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। इधर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो डिफर कर गया। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब इसमें हम नेक्स्ट कैटेगरी लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट कैटेगरी साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड्स देखो बच्चे जैसे 3 कार्बन की ये चेन होती CN, प्रोपेन नाइट्राइड, और यहाँ पे क्या होता, आइसोनाइट्राइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफर कर गया। तो अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे हम इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज लिख सकते हैं बट द थिंग इज हाउ मेनी कैटेगरी यू पीपल कैन रिमेंबर। सी इतनी सारी कैटेगरीज को याद रखना डिफिकल्ट है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे छोटी सी ट्रिक है। अगर आप इन सारी कैटेगरीज को देखो याद रखना चाहते हो तो हमेशा देखो जो फंक्शनल ग्रुप एक हाइड्रोजन से डिफर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप विच डिफर बाय 1 हाइड्रोजन एटम और एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स विल ऑलवेज शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ऐसे जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे जो एक हाइड्रोजन से डिफर करेंगे या फिर जो एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल होंगे वो हमेशा कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, वो शो करेंगे आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने आपको लिखवाई थी वो थी एल्डिहाइड्स, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसी के एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स किसमें डिफर कर रहे हैं, 1 हाइड्रोजन एटम से डिफर कर रहे हैं। और देखिए अल्कोहल्स OH, ईथर्स O, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और एस्टर्स C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो देखो ये भी एक हाइड्रोजन से डिफर कर रहे हैं, ये भी एक हाइड्रोजन से डिफर कर रहे हैं, ये भी एक हाइड्रोजन से डिफर कर रहे हैं। और कैटेगरीज हम क्या लिख सकते हैं, थायो अल्कोहल्स दैट इज SH, थायो ईथर्स S। एंड नेक्स्ट कैटेगरी व्हिच वी कैन राइट हियर, जैसे अब एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स वाली कैटेगरी लिखें, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। व्हाट आर एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स,
साइड्स हो या फिर मैं बोलूं दो अटैचिंग साइड्स हो, बट एट द टाइम ऑफ लिंकेज एनी वन ऑफ देम इज एक्टिव। दो अटैचिंग साइड्स हैं बट लिंकिंग के टाइम किसी एक साइड से ही लिंक होंगे, ऐसे ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे नाइट्रो, जब नाइट्रोजन से लिंकिंग हो गई तो ये बोला जाता है नाइट्रो, जब ऑक्सीजन से लिंकिंग हो जाए तो ये बोला जाता है नाइट्राइट्स। तो ऐसे सारे फंक्शनल ग्रुप जो या तो एक हाइड्रोजन से डिफर करें और those which are ambidient nucleophile with each other, they will show functional group isomerism. Now what kind of question appear in our exam? देखो या तो आता है आपको functional group isomerism पूछा और 4 options दे दिए, which of this category is functional group isomerism, is showing functional group isomerism or not showing functional group isomerism. 2 compounds दे दिए, 4 isomerism बता दिए, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इनमें से कौन सी कैटेगरी है? देखो बच्चे, अभी मैंने आपको इससे पहले हेक्सेन के जो है आइसोमर्स ड्रॉ करके दिखाए थे। तो हेक्सेन के कई सारे आइसोमर्स थे, उनमें से कुछ उसके पोजीशन आइसोमर्स भी थे, कुछ उसके साथ रिंग चेन आइसोमर्स भी थे। हेक्सेन के एक्चुअली हमने ड्रॉ किए थे, कुछ उसके रिंग चेन आइसोमर्स भी थे और कुछ जो है वो उसके पोजिशनल आइसोमर्स भी थे। तो अगर आपके पास दो ऐसे कंपाउंड्स आ जाए जो एक दूसरे के साथ एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं और ऑप्शन में आपको एक ही सिलेक्ट करना हो, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे दैट व्हिच आइसोमेरिज्म इज शोइंग? देन वी कंसीडर देयर प्रायोरिटी ऑर्डर। हम इसे कंसीडर करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। व्हाट इज प्रायोरिटी ऑर्डर? R T F M C P। R रिंग चेन आइसोमेरिज्म, T टोटोमेरिज्म, F फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, M मेटामेरिज्म, C चेन आइसोमेरिज्म एंड P पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो अगर कोई दो कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है वो एक दूसरे के साथ चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं और पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, then we will give priority to chain isomerism. If there are two compounds which can show ring chain isomerism as well and positional isomerism as well, so we will give priority to ring chain isomerism. It is not like that they are not showing other isomerism. It is just that if we have to decide one, then this priority order is followed to decide which should be considered. Next topic, before we start metamerism or tautomerism, the next topic is how to calculate structural isomers. आप structural isomers कैसे calculate कर सकते हो? देखो, structural isomers को calculate करने का आपका एक छोटा सा formula होता है, which is actually that is not formula to calculate structural isomers, but it is the formula which helps you to calculate structural isomers. The formula is DBE, where DBE is your double bond equivalent, which is C minus H by 2 plus N by 2 plus 1. C minus H by 2, where C is your number of carbon atom, H is your number of hydrogen atom, N is your number of nitrogen atoms. If the compound contain nitrogen, then this term will be included, otherwise it will be excluded. जैसे अगर मैं आपको बोलूं C3H6O का कैलकुलेट करो कितने आइसोमर्स हैं, तो C3H6O के आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इसका क्या काउंट करेंगे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे हेल्प करने वाला है। पहले तो कितने कार्बन आइटम है इस कंपाउंड के पास? 3 कार्बन आइटम है। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन है नहीं, तो 3 minus 6 by 2 plus 1 which is equal to 1. जब आपकी DBE की वैल्यू 1 आ जाए, तो DBE की वैल्यू 1 होने का मतलब होता है या तो इस कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड है या फिर इस कंपाउंड के पास एक रिंग हो सकती है। If DBE is equal to 1, तो it indicates that compound
कैन कंटेन वन रिंग, कंपाउंड कैन कंटेन वन रिंग, एक रिंग हो सकती है और क्या हो सकता है, एक डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड हो सकता है। और इफ डीबी इज इक्वल टू 2, अगर डीबीई की वैल्यू क्या आ जाए आपकी 2 आ जाए, तो डीबीई की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है कि कंपाउंड के पास या तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है, 1 पाई बॉन्ड एंड 1 रिंग, एक रिंग है। तीसरा पॉसिबल केस क्या है, कंपाउंड के पास 2 रिंग्स हैं और 0 पाई बॉन्ड है। तो डीबीई हमें क्या बताने में हेल्प करता है, डीबीई हमें बताने में हेल्प करता है कि कंपाउंड के पास कितने पाई बॉन्ड्स हैं या फिर कंपाउंड के पास कितने रिंग्स हैं, सो दैट आप उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट कर सको। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूला के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट करूं C3H6O, तो आपने अभी कैलकुलेट किया कि इसका डीबीई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। डीबीई 1 होने का मतलब है कि कंपाउंड के पास या तो डबल बॉन्ड है यानी कि पाई बॉन्ड है या फिर कंपाउंड के पास क्या है, रिंग है। अगर कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड किसके साथ हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ हो भी सकता है और हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में ही हो। तो अभी हम कंसीडर करके चल रहे हैं वो केस कि ये पाई बॉन्ड उसका किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। अगर पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है तो हमारे पास 2 पॉसिबल केसेस हैं, एक तो ये क्या है आपका एल्डिहाइड प्रोपेनॉल, और एक ये आपका क्या है कीटोन प्रोपेनॉन। तो ये 2 आइसोमर्स हो गए। और क्या हो सकता है, अगर पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है तो 2 कार्बन एटम के बीच में है पाई बॉन्ड, और ये कंपाउंड क्या है आपका अल्कोहल। और अल्कोहल्स और ईथर्स भी एक दूसरे के साथ क्या शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड क्या है आपका ईथर कंटेनिंग पाई बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स और अनसैचुरेटेड ईथर्स। अभी मैंने आपको बताया डीबीई की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि या तो एक पाई बॉन्ड है या फिर एक रिंग है। अगर रिंग है तो अब वो कंपाउंड रिंग में ना ही एल्डिहाइड हो सकता है ना ही वो कंपाउंड कीटोन हो सकता है, क्योंकि रिंग में अगर वो एल्डिहाइड और कीटोन होगा तो उसको डबल बॉन्ड बनाना होगा कार्बन के साथ, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी डीबीई की वैल्यू क्या आई है 1। तो अब क्या हो सकती है कि 3 कार्बन की आपकी रिंग है और एक क्या अटैच है, OH अटैच है। ये हो जाएगा इस C3H6O का आइसोमर। या फिर क्या हो सकता है, 4 कार्बन की आपकी एक है, 4 कार्बन की 4 मेंबर्स की एक आपकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है और ऑक्सीजन जो है उस रिंग का पार्ट है, ईथर्स साइक्लिक ईथर्स। और क्या हो सकता है, 3 कार्बन की रिंग है, मतलब 3 एलिमेंट्स की रिंग है जिसमें एक एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन और एक क्या अटैच है, ब्रांचिंग अटैच है। तो ये सारे कंपाउंड्स किसके आइसोमर्स हैं, C3H6O के। सो विद द वैल्यू ऑफ DBE you can easily count the number of structural isomers, but it does not give you the value of number of structural isomers। जैसे कि अगर हम आपका नेक्स्ट कंपाउंड लें, अब हम आपका कंपाउंड ले रहे हैं C4H6। देखो DBE का पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे C4H6 के आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूं, इसके लिए क्या कैलकुलेट करूं, DBE की वैल्यू क्या हो जाएगी, DBE इज इक्वल टू C यानी कि 4 कार्बन एटम माइनस H/2, हाइड्रोजन कितने 6/2 प्लस नाइट्रोजन है नहीं तो +1। तो यहाँ पे DBE की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2। DBE की वैल्यू 2 होने का मतलब है कि दिस कंपाउंड कुड कंटेन 2 रिंग्स फर्स्ट केस और दिस कंपाउंड कुड कंटेन 2 पाई बॉन्ड्स जिसमें 2 केसेस आ जाएंगे, या तो इकाइन हो सकता है या फिर डाइईन हो सकता है, या फिर क्या आ सकता है, दिस कंपाउंड कुड कंटेन 1 पाई बॉन्ड एंड 1 रिंग। ये पॉसिबल केसेस हैं। इन 3 केसेस के हिसाब से हम इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं। तो हम पहला केस ले रहे हैं आपका 2 पाई बॉन्ड,
केस क्या क्या हो सकते हैं? 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पे क्या है? अल्काइन। अब अल्काइन और क्या हो सकता है? इसका पोजिशनल आइसोमर बन सकता है। ये हो गया, ये दोनों कंपाउंड क्या हो गया? एक दूसरे के साथ पोजिशनल आइसोमर्स। या फिर क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है आपका कंपाउंड? डाई। ठीक है, और क्या हो सकता है? इस डाईन में पोजीशन चेंज हो सकती है डबल बॉन्ड्स की, मतलब ये एलीन हो सकता है। तो ये कौन से केस हो गए? द कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 पाई बॉन्ड्स। अब देखो 1 पाई बॉन्ड एंड रिंग, एक रिंग हो सकती है 4 कार्बन एटम की जो क्या कंटेन करे? एक पाई बॉन्ड कंटेन करे। 3 कार्बन एटम की रिंग हो सकती है जो एक पाई बॉन्ड कंटेन करे और एक मिथाइल कंटेन करे। तो ये कौन से केस हो गए? 1 पाई बॉन्ड एंड 1 रिंग। और कैसा हो सकता है कि दिस कंपाउंड वुड कंटेन 2 रिंग्स, जैसे ये देखो 2 रिंग्स हैं। दिस कंपाउंड वुड कंटेन 2 रिंग्स। तो these all are possible isomers of C4H6. This is how with the help of DDE you can calculate number of structural isomers. I hope this concept is clear to you. If you people have any doubt, you people can ask through comments. I will try to reply them. I will for sure reply them. Thank you all for watching the video. We will see each other in the part 2 of isomerism, in which we will be covering metamerism and tautomerism. See you all. Please do like, share and subscribe the channel.